जो ये पासे रखे हैं, इन पासे को पृष्ठक यानी प्रश्नकर्ता एस्ट्रोलॉजर के सामने रखता है और ऐसा डाल के पहले मंत्र दे सिद्ध करके उसको फेंक डालता है। उसके बाद में ये आकृतियाँ बनती हैं। तो इसमें हमेशा बाएं क्रम से दाहिने क्रम को चलते हैं। जैसे ये 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16 ये इस प्रकार से लिखी जाती है। वैदिक ज्योतिष में इस प्रकार का नहीं है, कुंडलियाँ बनाने की आकृति उनकी अलग है। इसमें हमेशा बाएं से दाहिने लिखते हैं। तो ये 1 से 4 तक की आकृति है, वो इन पासों के आधार पर बनेगी। तो पासों का आधार जब हम 2 को मिलाएंगे तो एक आकृति बनेगी, ये 2 को मिलाएंगे एक आकृति बनेगी, इन 2 को मिलाएंगे एक आकृति मिलेगी, और इन 2 को आकृति कराएंगे तो एक आकृति बनेगी। तो जो आकृति बनेगी ये पहले क्रम में जो बनेगी वहाँ पहले क्रम पे लिख देंगे, दूसरे क्रम जो बने दूसरे क्रम पे लिख देंगे, यहाँ तीसरे क्रम जो बनेगी वो तीसरे क्रम पे लिख देंगे, चौथे क्रम जो आकृति बनेगी। तो 1 से 4 तक की जो आकृति बनती है प्रश्न कुंडली में वो पासे के आधार पर बनती है। अब 5 6 7 8 कैसे बनती है? इसमें जैसे वैदिक ज्योतिष में जो तत्व हैं अग्नि वायु जल पृथ्वी, उसमें क्रम थोड़ा अलग है। उसमें पहला घर अग्नि तत्व का होता है, दूसरा घर पृथ्वी तत्व का मानते हैं, तीसरा वायु तत्व का वायु तत्व का मानते हैं, तीसरा वायु तत्व का, पहला अग्नि तत्व का, दूसरा पृथ्वी तत्व का, तीसरा वायु तत्व का, चौथा जल तत्व का। इसमें क्या है, पहला घर जो है ये अग्नि तत्व का है, दूसरा वायु तत्व का है, तीसरा जल तत्व का है और चौथा पृथ्वी तत्व का है। ये घर हो गए। अब इसमें जब 5वीं आकृति बनेगी तो 1 से 4 तक के अग्नि तत्व के जो रंगबिंदु है उसके आधार पर 5वां घर बनेगा। जैसे जैसे पहले घर में बिंदु है तो 5वें घर में पहले घर में बिंदु आ गया, उसका दूसरे घर में रेखा है तो बिंदु के नीचे रेखा आ जाएगी, तीसरे घर में फिर बिंदु है तो तीसरे क्रम बिंदु आ गया, चौथे क्रम में चौथी क्रम में रेखा है कि चौथे क्रम में आती आ गई। तो 5वें क्रम की आकृति 1 से 4 तक के अग्नि तत्व के रेखा बिंदु का आधार बनती है। अब छठे घर की आकृति ये वायु तत्व के, इसमें पहले घर में वायु तत्व में रेखा है, दूसरे में रेखा है, तीसरे में रेखा है, चौथे में रेखा है, ये छठे घर देखे चारों में रेखा आ गई। अब 7वें में जल तत्व का आधार बनेगी, रेखा रेखा बिंदु और बिंदु, ये रेखा रेखा बिंदु, रेखा बिंदु, हाँ बिंदु आ गया। अब यह 8वां आएगा, 8वां रेखा 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 और बिंदु, ये 8वां रेखा 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 और ये बिंदु आ गया, ये बन गए। अब इसके बाद में 9वीं आकृति बनेगी, इन 2 के योग से बनेगी। जैसे अलजेब्रा में हम प्लस 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 मानते हैं, माइनस 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 प्लस मानते हैं, प्लस माइनस माइनस मानते हैं, माइनस प्लस माइनस मानते हैं, वैसा इसमें भी है। इसमें बिंदु और बिंदु को यदि हम योग करेंगे तो वो हो जाएगा रेखा, रेखा और रेखा को योग करेंगे वो हो जाएगी रेखा, लेकिन रेखा और बिंदु को योग करेंगे तो वो हो जाएगा बिंदु, या बिंदु और रेखा को जोड़ करेंगे तो वो हो जाएगा बिंदु और रेखा को जोड़ेंगे तो वो बिंदु हो जाएगा। इस प्रकार से ये आकृतियाँ 9 10 11 12 की आधार बनती है। अब जैसे 9वें घर की हम आकृति बनाएंगे तो 1 और 2 को हम जोड़ेंगे तो इसमें बिंदु है, इसमें रेखा है। तो पहले मैंने सिद्धांत बनाया रेखा और बिंदु को जोड़ेंगे तो बिंदु आ गया, बिंदु आ गया। ये रेखा और रेखा को जोड़ेंगे तो रेखा होगा, ये रेखा हो गई। ये रेखा और रेखा जोड़ा तो ये रेखा हो गई, ये रेखा और रेखा को जोड़ा तो ये रेखा हो गई। इस प्रकार 3 और 4 को जोड़ें 10 बन जाएगी। ये बिंदु और रेखा है तो बिंदु आ गया, ये रेखा और रेखा है तो ये रेखा आ गई, फिर रेखा और बिंदु है, बिंदु और रेखा है तो बिंदु हो गया, और बिंदु और रेखा है तो बिंदु हो गया। इस प्रकार 10वीं बन गई। ऐसी 11वीं बनेगी, रेखा और बिंदु है तो बिंदु आ गया, रेखा और रेखा है तो रेखा हो गई, ये रेखा और बिंदु है तो बिंदु हो गया, फिर ये रेखा और रेखा है तो रेखा हो गई। ऐसे 7 और 8 की जोड़े 12 बनेगी, रेखा और रेखा जोड़ा रेखा हो गई, ये रेखा और रेखा को जोड़ा तो रेखा हो गई, ये रेखा और बिंदु को जोड़ा तो बिंदु हो गया, और ये बिंदु और रेखा को जोड़ा तो बिंदु हो गया। ये 12 बन गई।
अब 13 जो है 9 और 10 को जोड़ेंगे 13 बनेगी। ये बिंदु और बिंदु को जोड़ा तो ये रेखा हो गई, रेखा और रेखा को जोड़ा तो ये रेखा हो गई, ये रेखा और बिंदु को जोड़ा बिंदु हो गया, ये रेखा और बिंदु जोड़ा बिंदु हो गया। ये 13वीं आकृति। ऐसा 11 को जोड़ेंगे 14 बनेगी। ये बिंदु और रेखा को जोड़ा तो बिंदु हो गया, ये रेखा और रेखा को जोड़ा तो रेखा हो गया, फिर ये बिंदु और बिंदु को जोड़ा तो रेखा हो गई, और ये बिंदु और रेखा रेखा और बिंदु जोड़ा बिंदु हो गया। ये 14 करूँगे। अब 13 और 14 को जोड़ के 15 बनती है, तो ये इससे बिंदु और इसकी रेखा तो ये बिंदु हो गया, ये रेखा और ये रेखा तो ये रेखा हो गया, फिर ये रेखा और ये बिंदु आ गया तो ये बिंदु हो गया, फिर ये बिंदु और ये बिंदु ये रेखा हो गई। 15 घर की हो गई। अब 16वां आकृति जो है 15 और 1 को जोड़ के बनाते हैं, तो ये बिंदु और ये बिंदु ये रेखा हो गई, ये रेखा और ये रेखा और रेखा हो गई। अब ये रेखा, ये बिंदु और ये रेखा, ये बिंदु और ये रेखा ये बिंदु बन गई, और ये रेखा और ये रेखा ये रेखा बन गई। ऐसी 16 आकृतियाँ बन जाती है। इसमें एक ध्यान रखना का है, 15 घर में कभी भी एक बिंदु और 3 बिंदु वाली आकृति कभी नहीं आती। यदि एक बिंदु और 3 बिंदु वाली रेखा है, यदि आकृति आती है, तो मान कर चलो कि आपने कुंडली बनाने में गलती कर दी है। वैदिक ज्योतिष में ऐसा देखने का, जैसा अपनी कुंडली को चेक करने का, उसकी परीक्षा करने का कोई विधान मेरे देखने में अभी तक नहीं आया, और किसी को देखने में आया तो मेरे को नहीं मालूम। लेकिन ये जरूर है कि 15 घर में रमल कुंडली में हमेशा 2 रेखा और 2 बिंदु आएंगी, 1 रेखा 3 बिंदु कभी नहीं आएंगी। 4 बिंदु और 4 रेखा हो सकती है, लेकिन यदि 4 रेखा आई तो एस्ट्रोलॉजर के लिए ये आदेश है कि वो फलादेश न दे। दूसरे दिन आने को बोले प्रेक्षक को, भैया दूसरे दिन आओ, आज मैं आपको इसका फलादेश नहीं दे सकता। यदि चारों बिंदु आते हैं तो उसका अर्थ ये होता है कि जो फलादेश दोगे वो पूर्ण बलि नहीं होगा, वो अर्धबली रहता है। वो उसमें जो कुछ फल कथन कहोगे, अच्छा हो चाहे बुरा हो, उसका पूरा प्रभाव नहीं होगा। तो ये है 2 बिंदु और 2 रेखा यदि हो, उसके बाद में जो भी आप फलादेश देंगे वो बिल्कुल सही होगा। वैदिक ज्योतिष में हमेशा पहला घर लग्न मानते हैं। रमल ज्योतिष में 2 पद्धतियां हैं, एक वैदिक ज्योतिष के अनुसार, एक बिंदु गति के अनुसार। मैं पहले आपको वैदिक ज्योतिष के अनुसार बताऊंगा। जैसे वैदिक ज्योतिष में पहला घर हमेशा लग्न मानते हैं, इसमें पहला घर लग्न मानते हैं। दूसरा घर कोष का मानते हैं वैदिक में, इसमें घर कोष का है, दूसरा घर कोष का है। तीसरा पराक्रम और भाई बहनों का मानते हैं, वो भी इसमें है। चौथा घर माँ का मानते हैं वैदिक में, इसमें पिता का मानते हैं। इस प्रकार से चारों आ जाते हैं यहाँ। 12 तक वही का वही आएगा, ये 12 तक। ये 13, 14, 15, 16 एस्ट्रोलॉजर के लिए है। अब 13, 14 को कुछ लोग क्या मानते हैं कि 1, 2, 3, 4 के साक्षी ग्रह हैं। जैसे ये है, ये गुरु का आकृति शुभ ग्रह, शुभ आकृति है, तो यहाँ भी है शुभ आकृति है, तो ये इसको बल मिल जाएगा। इसके बारे में जो भी आप फलादेश देंगे वो सही निकलेगा या उसका उत्तम फल होगा। इस प्रकार से इनको देखते हैं। कुछ विद्वान केंद्र घर को मानते हैं। वैदिक ज्योतिष जैसे 1, 7, 4, 10, 1, 4, 7, 10 केंद्र घर है, ऐसा इसमें भी है। ये केंद्र घर हुआ, ये केंद्र घर हुआ, ये केंद्र घर हुआ, ये 7 केंद्र घर हुआ, ये 10 केंद्र घर हुआ। अब उसके बाद ये पणफर आता है, तो ये पणफर हुआ 2, 5, 8 और ये 11। अब अपोक्लिम होता है, तो ये अपोक्लिम 3, 6, ये अपोक्लिम हो गया। इस प्रकार से ये अपोक्लिम इसमें भी आते हैं और वैदिक ज्योतिष से भी आता है। तो इसमें इस प्रकार से करते हैं, ये फलादेश उस प्रकार से दिया जाता है। अब दूसरी इसकी पद्धति आती है बिंदु गति, वो मैं अगले पाठ में बताऊंगा। रमल ज्योतिष जो है, चूँकि संस्कृत था, संस्कृत विद्या ने संस्कृत को से अरबी भाषा में यहाँ पर आया, उर्दू में आया, मुगलों का राज्य था, तो इसको ज़्यादा आश्रय जो मिला, राजाश्रय मिला, वो उत्तर भारत में मिला। तो उत्तर भारत में तो काफ़ी फैल गई, वहाँ उर्दू को अरबी के जानकार भी थे, दक्षिण भारत में अरबी और उर्दू के जानकार नहीं थे। दूसरा, संस्कृत के ज्ञाता यहाँ पर ज़्यादा नहीं रहे, तो इस कारण इसको ज़्यादा राजाश्रय जो मिलना चाहिए, इसका जो प्रचार प्रसार होना था, वो उत्तर भारत में जितना हुआ उतना दक्षिण भारत में नहीं पाया। जितने विद्वान इसके हुए सब उत्तर भारत में हुए,
उसमें सबसे पहला जो विद्वान था वो भवभंजन शर्मा था। उसने 1906 में इसको जो उर्दू के जो शब्द थे उनमें संस्कृत की व्याकरण मिला करके उसको संस्कृत भाषा में लिखा। ये सबसे पुराना ग्रंथ है इसका। उसके बाद में हनुमदत्त शास्त्री था, उसने इसको लिखा। फिर बचान प्रसाद त्रिपाठी था, उसने लिखा। और उसके बाद में अभय कात्यायन है, उसने इसको लिखा। अभय कात्यायन ने लिखा है किस प्रकार से हमारी संस्कृत भाषा को अपभ्रंश करके उसको अरबी में और फारसी में उनको अपभ्रंश करके लिखा गया। अरब देशों में क्या होता है, इसके फिर कई विद्वान हुए। उन्होंने, वहाँ के विद्वानों ने अपने अपने अनुभव के हिसाब से फलादेश के कारण लिखे हैं। इसके ऊपर अभय कात्यायन ने काफ़ी प्रकाश डाला है। लेकिन एक विद्यार्थी, नया विद्यार्थी यदि उसको सीखने जाएगा तो भ्रम में पड़ जाएगा कि मैं किस विद्वान के मत को मानूं। इसलिए उनको पढ़ना उचित नहीं होगा। हमारे यहाँ हनुमदत्त शास्त्री, अभय कात्यायन और बचान प्रसाद त्रिपाठी ने जो लिखा है उसके ऊपर फलादेश देना बिल्कुल सही होगा। इस विद्या का, ये चूँकि तंत्र विद्या है, तंत्र विद्या मानते हैं इसको, तो इसका एक मंत्र है, ओम नमो भगवती देवी कुष्मांडिनी सर्वकार्य प्रसादिनी सर्वनिमित्त प्रकाशिनी एहि त्वर त्वर वरम देहि लिहि लिहि मातंगिनी सत्यम ब्रूहि ब्रूहि स्वाहा। ये उसका मंत्र है। इसको सिद्ध करना पड़ता है और फल कथन के पूर्व एस्ट्रोलॉजर को भी 7 बार इस मंत्र का जप करके आगे फिर फलादेश देना चाहिए। ये आवश्यक है। कुछ लोग इसको श्रापित विद्या मानते हैं, पर यह कथन सही नहीं है। थोड़ा सा अंतर और है वैदिक ज्योतिष में और रमल ज्योतिष में। वैदिक ज्योतिष में एक भाव में एक से अधिक ग्रह हो सकते हैं, यानी गुरु भी हो सकता है, शनि भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। लेकिन यदि एक ग्रह एक जगह हो गया तो वह दूसरी जगह फिर नहीं होगा। लेकिन रमल ज्योतिष क्या है, एक घर में सिर्फ एक ही आकृति आएगी, 2 आकृति नहीं आएगी। लेकिन आकृति की पुनरावृत्ति हो सकती है। यदि एक घर में गुरु की आकृति है तो दूसरे घर में हो सकती, तीसरे में हो सकती, चौथे में भी हो सकती है, कहीं भी हो सकती है। ये थोड़ा सा अंतर है, इसको आपको समझना पड़ेगा।